गर्ल्स क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर सेमी एनुअल एंड एनुअल कूपन बॉन्ड्स। ये चीज़ आप यील्ड टू मैच्योरिटी वाली वीडियो में देख सकते हो कि हमारा जो YTM है उसी को ही हम रिक्वायर्ड रिटर्न भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हमारा इन्वेस्टर किसी भी बॉन्ड को टिल मैच्योरिटी अपने पास रखता है, ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा वो उसका क्या बन जाएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी इन टोटल। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि पीटर एक इंटर्न है इलाइट इन्वेस्टमेंट्स में, इज आस्क्ड बाय सुपरवाइजर टू परफॉर्म सिंपल एनालिसिस ऑफ बॉन्ड्स इन द बॉन्ड मार्केट. He want to calculate the theoretical values of the following 6 bonds. Using the information provided below, calculate the intrinsic value of each $1000 par value bond. अब आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रू द चैप्टर हमने जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी इंटरनल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक वैल्यू भी कहते हैं, उसी को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जिसको बॉन्ड है अगर तो B0 कहते हैं, अगर कोई सिक्योरिटी है तो V0 के तौर पर हम कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड है तो हम B0 कैलकुलेट करेंगे। हर चीज़ उसने यहाँ पर गिवन की है आपको। बॉन्ड ए में कूपन इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है, सेमी एनुअली है, टाइम टू मेच्योरिटी 5 ईयर्स है एंड द यील्ड टू मेच्योरिटी इज़ 5%। ठीक है, वन बाय वन आप इन सब बॉन्ड्स की क्या कर सकते हो, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और देन आप एनालिसिस करोगे कि कौन सा बॉन्ड जो है हाँ, कौन सा बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब इसमें हमने कैलकुलेट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी सेमी एनुअली आपकी जो है वो आ जाए बॉन्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, तो फिर हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम बॉन्ड ए की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि वो सेमी एनुअल है, उसका फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बता दिया था कि आप क्या करते हो, जो आपका आई है उसको भी 2 से डिवाइड करते हो, जिसको आप जो आपने थ्रू आउट द मेच्योरिटी हर साल अमाउंट रिसीव करनी है, जिसको मैं कभी CF लिखती हूँ, कभी आई लिखती हूँ। आई बेसिकली एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू इन इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी के साथ, क्योंकि नीचे हमने आई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर यहाँ पर उसने यील्ड टू मैच्योरिटी के नाम से मेंशन किया है, तो इसका मतलब भी रिक्वायर्ड रिटर्न ही है। वो और एन लिखते हैं, चूंकि हमें पता है कि सेमी एनुअली है तो आर बी डिवाइडेड बाई 2, और जो आपका एन है उसको हम 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है उसमें आपका लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, उसके नीचे भी आर डिवाइडेड बाई 2 एंड एन मल्टीप्लाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूला में जब हम बॉन्ड ए की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बॉन्ड ए के लिए अगर हम देखें तो उसका जो आई है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट 1000 उसकी पार वैल्यू है, ठीक है। कूपन इंटरेस्ट रेट अगर 5% है तो ये अमाउंट बन जाती है $50। चूंकि हमने आई को भी 2 से डिवाइड करना है तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी, $25। ठीक है, तो मैं यहाँ पर $25 लिख रही हूँ। आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे और वहीं पर सॉल्व करोगे, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं इसको इधर लिख रही हूँ। $25 अंदर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। इंटरेस्ट रेट चूंकि हमारा यहाँ पर गिवन है 5%, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 2.5%। और एन जो है हमारा वो 5 ईयर्स है, तो एन को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन हमारा आ जाएगा 10 ईयर्स। ठीक है, साथ में हम दूसरा वाला फैक्टर लगाएंगे, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू उसकी कितनी है 1000। 5 साल गुजरने के बाद आपको 1000 ही रिसीव होना है, ठीक है, तो आप वो लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब आपका यहाँ पर भी 10 ईयर्स आ जाएंगे और 2.5% आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें, टेबल से आप वैल्यूज़ देख सकते हो या कैलकुलेटर से फार्मूला जो है लगा के कर सकते हो। $25 में प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट 2.5% एंड 10 ईयर्स, तो मेरे पास जो आया है फैक्टर वो है 8.7520। ऐड कर देंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो वो बन जाता है 0.7812। ठीक है, ये वैल्यूज़ आई हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 25 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.7520 के साथ, तो मेरे पास आ जाता है 218.8
और जब 1000 को करते हैं तो वो ये बन जाता है 781.2। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी $1000। मीन्स B0 इज इक्वल टू M। आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपकी यील्ड टू मैच्योरिटी या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम हो, तो आपका जो आंसर है, जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है वो और जो उसकी पार वैल्यू है, जिसको फेस वैल्यू भी कहा जाता है, वो सेम हो जाती है। इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो कूपन इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर इक्वल, इसलिए आपकी बॉन्ड की वैल्यू क्या आई है, 1000 आई है। आप इसी तरह से 1 बाय 1 आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सेमी एनुअली मैंने बता दिया, एनुअली आपको पता है कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, यील्ड टू मैच्योरिटी। 3 years ago, ABC company issued 10 years bond that pay 5% semi-annually. If the bond current sell for $1,045, what is the yield to maturity on this bond? Means जहाँ पर हमने yield to maturity कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको yield to maturity का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाया था जो आपने वीडियो में देखा होगा। फॉर्मूला इज बेसिकली YTM is equal to I plus फेस वैल्यू माइनस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और आपका जो है वो YTM कैलकुलेट कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में उसने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। वो कह रहा है कि आपके पास जो n है वो 10 years है और जो आपका बॉन्ड है, बॉन्ड्स दैट पे 5% सेमी एनुअल, जो उसको कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है सेमी एनुअली। उस केस में हम यहाँ पर n को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 से। जब हमारा n 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 20, n हमारा 20 हो जाएगा। और जो हमारा कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 10%। ठीक है, और उसके बाद कहता है इफ़ द बॉन्ड करेंटली सेल्स फॉर, जो उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है M, वो आज की डेट पर कितनी है, $1045। ठीक है, तो इसका आपने यील्ड टू मेच्योरिटी कैलकुलेट करना है। आपको ये पता है कि किसी भी बॉन्ड की फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो है वो $1000 होती है। तो उस फार्मूला में हम वैल्यूज़ जो है वो पुट कर सकते हैं। चूंकि हमने पहले आई पुट करना है, तो आई कैसे आप कैलकुलेट करते हो, आपकी जो भी वैल्यू होती है फेस वैल्यू, उसका जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही उसकी इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट बन जाता है। यहाँ पे चूंकि हमारे पास रेट जो है वो 5% है, उतना ही गिवन है ना। आई का अगर हम देखें, आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो आपके पास आ जाएगा $50। लेकिन चूंकि हमारे पास सेमी एनुअल है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कितना बन जाएगा, 25। एक मेथड तो ये है जो कि मैं आपको पहले करवाती हूँ, लेकिन दूसरा मेथड ये भी तो था ना कि कूपन इंटरेस्ट को ही आप पहले मल्टीप्लाई कर दें 2 से। आप इस वाले मेथड को नहीं करो, आप इसी तरह से देखो कि एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपकी 1000 है, रेट पहले आपका 5% था, अब जो आपका उसको है 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस आपकी अमाउंट क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत मेंशन किया था, चूँकि आई को हमने 2 से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई नहीं करना होता। तो जो आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कितना हो जाएगा, आई 5% है, 5 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 2.5% आ जाएगा। ठीक है, जब आप 1000 का 2.5% लोगे तो वो भी 25 ही बनता है। ठीक है, आई हमारा हो गया है 25। नेक्स्ट अगर हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करें तो YTM इज इक्वल टू आई, मैंने आपको बताया कि वो कितना बन गया है, 25। ऐड कर देंगे उसमें जो हमारा फैक्टर होगा, फेस वैल्यू हमारे पास 1000 है और जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो कितनी है, 1045 डिवाइडेड बाय n, हमारे पास 10 पीरियड्स बन चुके हैं। ठीक है, सॉरी 20 है क्योंकि उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, होल को डिवाइड कर देंगे हम अपने 1000 प्लस 1045 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25। जब मैंने इस फैक्टर को सॉल्व किया है इस वाली साइड को, तो मेरे पास आंसर आया है इज इक्वल टू 25 प्लस, और अंदर आया है नेगेटिव में 2.25।
ठीक है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड वाले इस वाले मैंने पोर्शन को सॉल्व किया तो मेरे पास आया है 1022.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जब आप 25 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से इसको लेस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 22.75, और 22.75 को जब आप 1022.5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आता है वो जो है वो पॉइंट्स में होगा 0.02224। तो आप जब उस वाले फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये YTM है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो फिर आपके पास उसको 100 से मल्टीप्लाई करके ही आंसर आएगा, वो बन जाएगा 2.22%। ठीक है, ये आपके पास है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो क्या कहता है कि इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंटरेस्ट रेट विल ड्रॉप इन द नियर फ्यूचर एंड यू वांट टू गेन प्रॉफिट बाय स्पेकुलेटिंग ऑन द बॉन्ड, विल यू बाय और सेल दिस बॉन्ड, व्हाई? अब आप मुझे ये बताएं, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, ठीक है, जो आपका YTM है वो 2% आ रहा है। वो ये कह रहा है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट रेट विल ड्रॉप। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा, जो बॉन्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जितनी बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी उतना ही हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स की ही बात कर रहे हैं कि आपको ये बॉन्ड सेल कर देना चाहिए या फिर अपने पास कीप करके रखना चाहिए। तो चूंकि आपका इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हुई, आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। मुझे कहता है कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इससे मज़ीद करेगा, 2.22 था तो उससे मज़ीद कम होगा। जैसे ही आपका YTM डिक्रीज होगा आपकी बॉन्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उस बॉन्ड को सेल कर देना चाहिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताई है अभी, आप उसको सिंपल इंग्लिश में वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 22। ईच ऑफ द बॉन्ड शोन इन द फॉलोइंग टेबल पेज इंटरेस्ट एनुअली। हर किसी के बारे में उसने सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन की है, और नीचे वो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में कहता है कि कैलकुलेट द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉर ईच बॉन्ड। आपके पास टोटल 5 बॉन्ड्स हैं, आपने सबकी यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करनी है, वही फार्मूला लगा के जो मैंने भी आपको बताया है। पार वैल्यू उसकी गिवन है, कूपन इंटरेस्ट रेट इतना गिवन है। ठीक है, तो आप सिंपल इससे इसके आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। यील्ड मैच्योरिटी एन भी आपके पास गिवन है, और करंट वैल्यू जो आपका एम है वो भी गिवन है। पार वैल्यू या जिसको आप फेस वैल्यू कहते हो वो भी गिवन है। आई आप कैलकुलेट कर लोगे, आपकी पार वैल्यू का जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। आप इन सब की यील्ड टू मैच्योरिटी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कूपन इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड टू मैच्योरिटी एंड द पार वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, एक्सप्लेन। जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कूपन रेट ऑफ रिटर्न, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो पार वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू में हमने रिलेशनशिप पढ़ा है पीछे वाले सेक्शन में, सेम वही रिलेशनशिप यहाँ पर भी पाया जाता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, यील्ड टू मैच्योरिटी हम बेसिकली किसे कहते हैं कि जब तक आपने बॉन्ड जो है वो होल्ड करके रखा हुआ है तब तक आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न रिसीव हुआ है। आप एक और चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जैसे जैसे हमारा मैच्योरिटी का टाइम पीरियड जो है वो डिक्लाइन करने लगता है, मतलब अगर 10 साल की मैच्योरिटी है तो आप जब 10वीं साल तक पहुंचने वाले होते हैं तब आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो पार वैल्यू तक पहुंचती है। ठीक है, मींस जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, मैच्योरिटी हमारी डिक्लाइन करती जाती है, वैसे वैसे हमारी मार्केट वैल्यू अप्रोच कर जाती है हमारी पार वैल्यू को। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, जो आपका जैसे जैसे मैच्योरिटी डिक्लाइन होगी, मतलब अगर 10 साल का टाइम पीरियड है और आप जो है 10वें साल में पहुंच रहे हो, आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो भी आपके कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने लग जाता है। ठीक है, मतलब जैसे जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो पार वैल्यू के इक्वल होने लग जाती है, वैसे ही यील्ड टू मैच्योरिटी भी आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होने लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे क्वेश्चन नंबर 22 में, तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जिनकी मैच्योरिटी ज़्यादा होगी
जैसे कि 16 है, 12 है, 10 है, उनके आंसर जो हैं वो इनके मैच्योरिटी वैल्यू और जो आपकी बॉन्ड की फेस वैल्यू है उसके इक्वल पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, वैसे ही जो आपका वाईटीएम होगा वो भी आपके कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मेच्योरिटी डिक्लाइन करती है, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अप्रोचेज इट्स पार वैल्यू। अच्छा, ये चीज़ आप लिख सकते हो कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड अप्रोचेज इट्स पार वैल्यू एज द मेच्योरिटी एज द टाइम ऑफ मेच्योरिटी डिक्लाइंस। और दूसरी साइड आप लिख सकते हो द यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोचेज द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डिक्लाइंस। ठीक है, ये दो रिलेशनशिप आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। और नेक्स्ट वो कहता है रिक्वायरमेंट नंबर बी में इसने यही पूछा था कि रिलेशनशिप क्या है, तो आप यही रिलेशनशिप लिखोगे कि जैसे जैसे मैच्योरिटी डिक्लाइन होती है, मार्केट वैल्यू पार वैल्यू तक पहुंचने लग जाती है और यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने लग जाता है। ठीक है, और जब आप ये केसेस सॉल्व करोगे, इनकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, तो आपको एक और रिलेशनशिप पता चलेगा, वो ये कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी पार वैल्यू दोनों इक्वल हों तो आपका वाईटीएम भी आपके कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल आता है। ठीक है, ये 3 रिलेशनशिप गर्ल्स वाईटीएम के भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी मार्केट वैल्यू और आपकी पार वैल्यू इक्वल होगी तब आपका वाईटीएम और आपका जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 22 में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो आपका जो रिक्वायरमेंट नंबर बी है उसमें करंट वैल्यू और जो उसकी पार वैल्यू है वो सेम है, तो उस लिहाज से आपका जो यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा वो भी आपके कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल ही आएगा। तो आपने ये कैलकुलेट करना है और मुझे बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट नंबर बी है, जो बॉन्ड बी है आपका, उसमें आपका कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट और यील्ड टू मैच्योरिटी इक्वल है या फिर नहीं है।